पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को सच में झकझोर के रख दिया था। उस घटना के बाद जो गुस्सा और दुख की लहर उठी वो बहुत स्वाभाविक थी। लेकिन आज हम सिर्फ उस पहली प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमला हमारी सुरक्षा व्यवस्था की किन कमियों की तरफ इशारा करता है और इससे निपटने के लिए एक कठोर सोची समझी नीति की जरूरत क्यों है। ये भावनाएं हम सबने महसूस की है ना। ये एक सामूहिक दुख था, एक पूरे राष्ट्र का शोक था। और ये समझना जरूरी है कि इस क्रोध के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छिपा होता है। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए चलिए एक तर्कसंगत विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस दुखद घटना की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। हाँ, तो ये एक सीधा और बहुत ही क्रूर हमला था। और निशाना कौन थे? देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी। ये घटना पुलवामा जिले में तब हुई जब सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा काफिला वहां से गुजर रहा था। और इस एक हमले की कीमत थी 42। हमने अपने 42 बहादुर जवानों को खो दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस त्रासदी की असली मानवीय कीमत है। अब सवाल ये है कि ये हमला हुआ कैसे और ये पहले के हमलों से इतना अलग क्यों था? इसने हमारे सामने कौन सी नई चुनौती खड़ी कर दी? इस हमले की जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी इसका तरीका। जम्मू कश्मीर में पहली बार इतने पावरफुल गाड़ी से किए जाने वाले बॉम्ब यानी व्हीकल बॉर्न आईडी का इस्तेमाल हुआ था। मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये आतंकवादियों की बदलती हुई स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल था। तो जाहिर है निशाना सीआरपीएफ को बनाया गया। ये कौन है? ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। दंगा कंट्रोल से लेकर उग्रवाद से निपटने तक, चुनाव सुरक्षा तक, हर जगह इनकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पुलवामा कोई अकेली आइसोलेटेड घटना नहीं थी। इससे पहले पठानकोट, उरी, नगरोटा ये उसी कड़ी का एक हिस्सा था। और ये क्या दिखाता है? यही कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगातार कहीं ना कहीं सेंध लग रही थी। तो ये सेंध क्यों लग रही थी? क्योंकि ये हमला सिर्फ एक आतंकी कार्रवाई नहीं था। इसने हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की कुछ बहुत गहरी, बहुत चिंताजनक खामियों को एकदम सामने लाके रख दिया। और यहीं पर यह सवाल उठता है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। क्या ये सिर्फ एक और हमला था या फिर ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की गहरी सिस्टेमिक फेलियर्स का एक लक्षण था? मतलब क्या हम सिर्फ घटनाओं पर रिएक्ट कर रहे हैं या उन जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये सब शुरू होता है? तो जब विश्लेषण किया गया तो 4 बड़ी सिस्टमिक फेलियर्स सामने आई। सबसे पहली, एक साफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का न होना, मतलब संकट के समय कोई एक तय सोच ही नहीं है। दूसरी, अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की भारी कमी। तीसरी, एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का न होना, जो हमारे रिएक्शन को धीमा बना देता है। और चौथी, नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दे पर चुनावी राजनीति का हावी हो जाना। अब ये जो एसओपीज की कमी है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब कोई संकट आता है, कोई हमला होता है या कोई हाईजैकिंग होती है, तो हमारे पास कोई तय एक्शन प्लान ही नहीं होता। और इसके बिना हमारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा धीमी, बिखरी हुई होती है और कीमती वक्त वो बस बर्बाद हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन सारी खामियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो? सिर्फ एक भावनात्मक रिएक्शन या फिर एक सोची समझी ठोस पॉलिसी? देखिए, यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ है। एक है फौरन गुस्से में कोई आक्रामक रिएक्शन दे देना। ये अक्सर इमोशनल होता है, शॉर्ट टर्म होता है और समस्या की जड़ तक नहीं जाता। और दूसरा रास्ता है एक ठंडे दिमाग से बनाई गई कठोर नीति का, जो सिस्टम में सुधार करे और एक लॉन्ग टर्म स्थायी समाधान की तरफ बढ़े। तो क्या किया जाना चाहिए? खैर, जो सोर्स मटेरियल है वो कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाता है, जैसे इंटेलिजेंस को तुरंत रिव्यू करना और काफिले की एसओपीज को सुधारना, नेशनल सिक्योरिटी को चुनावी राजनीति से ऊपर रखना, और ये भी बहुत जरूरी है कि किसी भी कार्रवाई के लिए पहले एक पॉलिटिकल सहमति बने। और हाँ, ये सुनिश्चित करना कि देश के अंदर कश्मीरी लोगों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारे ही स्ट्रेटेजिक गोल्स को नुकसान पहुंचता है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। किसी गलत एक्शन के जवाब में एक और गुस्सैल रिएक्शन वो कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
असली समाधान तो नीतिगत सुधारों में है, भटके हुए युवाओं का भरोसा वापस जीतने में है। चलिए अब जरा इस मुद्दे को एक बड़े ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, ये एक ग्लोबल चैलेंज का हिस्सा है। तो पुलवामा हमले के बाद भारत ने यूनाइटेड नेशंस में एक ग्लोबल ट्रीटी, जिसे CCIT कहते हैं, उसको लागू करवाने की कोशिशें तेज कर दी। ये बेसिकली एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने की कोशिश है जिससे आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई को मजबूती मिले। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। भारत ने ये प्रस्ताव 1986 में रखा था। जी हाँ, 33 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आज तक ये संधि लागू नहीं हो पाई है। वजह ये कि दुनिया के देश आज तक इस बात पर ही सहमत नहीं हो पाए हैं कि आतंकवाद की एक स्टैंडर्ड परिभाषा क्या। और जब तक CCIT जैसा कानूनी ढांचा नहीं होगा, तब तक यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद के खिलाफ जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है वो अधूरी ही रहेगी। ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसका सीधा फायदा आतंकवादियों को मिलता है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आते हैं। पुलवामा जैसी त्रासदियां हमें हमेशा एक दुराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक रास्ता है जो फौरी गुस्से और रिएक्शन का है, और दूसरा रास्ता है आत्ममंथन का, सुधार का और एक स्थायी मजबूत सुरक्षा नीति बनाने का। अब ये हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं।